वेबर का सिद्धांत एवं मान्यताएं आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। कारण जब यह सिद्धांत दिया गया तब से लेकर अब तक नई तकनीकी कुशलता का वैश्विक विकास काफी हो चुका है। आज परिवहन के साधन तथा तकनीकी सुविधाओं का इतना विकास हो गया है कि यह सिद्धांत अपनी उपयोगिता खो चुका है। पारा चेंज। फिर भी कुछ उद्योग ऐसे हैं जो उद्योगों की स्थानीयकरण की प्रवृत्ति को काफी संतोषजनक व्याख्या करता है। जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इत्यादि। पराचेंज। अनेक विद्वानों के अनुसार वर्तमान में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण की तटीय प्रवृत्ति विकसित हुई है। स्थानीयकरण की तटीय प्रवृत्ति विकसित हुई है जो इस सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। किंतु वास्तविकता यही है कि यह सिद्धांत तटीय स्थानीयकरण की
संतोषजनक व्याख्या करता है। तटीय स्थानीयकरण की संतोषजनक व्याख्या करता है। ठीक है। इसका अच्छा उदाहरण भारत जापान यूएसए के तटीय प्रदेश के लौह इस्पात उद्योग का विकास है। तटीय प्रदेश के लौह इस्पात उद्योग का विकास है। लौह इस्पात उद्योग का विकास है। भारत में विशाखापट्टनम जापान में कोबे यूएसए में बाल्टीमोर इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। एक एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए, भारत का विशाखापट्टनम कारखाना पराचित। भारत का विशाखापट्टनम कारखाना आंतरिक भाग से लौहयस्क चूना पत्थर तथा डोलेमाइट प्राप्त करता है। जबकि कोयला आयात करता है। जबकि आयातित कोयला को यदि आंतरिक भाग में ले जाया जाता तो परिवहन मूल्य में कमी आ जाती। तो परिवहन मूल्य में कमी आ जाती। हाँ, परिवहन मूल्य में कमी आ जाती। यह आज भी कहीं न कहीं अप्लाइड मॉडल में नदी के प्रवाह को दिग्दर्शित करता है। इसी प्रकार भारत के तटीय अन्य लौह इस्पात उद्योग जैसे सलेम तमिलनाडु, गोपालपुर तथा अन्य तटीय उद्योग के
संदर्भ में सही बैठता है, सही बैठता है। इसे निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है। ये हो गया गोपालपुर, ये हो गया विशाखापट्टनम, पट्टनम, ये हो गया सलेम। ये लौह गोपालपुर लौह इस्पात उद्योग हो गया। लौह इस्पात उद्योग हो गया। लौह इस्पात उद्योग हो गया। अब देखिए, ये इसका मार्केट है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया हो गया, मान लीजिए। अब ये इसका बाजार हो गया। ये बाजार हो गया है। हाँ हाँ, जापान को भी बेचता है। हम यहाँ दिखा रहे हैं इंडोनेशिया को भी बेचता है। ये हो गया आपका बाजार इंडोनेशिया। और ऑस्ट्रेलिया से ये जो है कच्चे माल कोयला लाता है। कोयला अगला देखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बॉन थ्यूनेन है। प्रश्न है बॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की आलोचनात्मक
मूल्यांकन करें। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बताएं। प्रासंगिकता बताएं, विशेषकर भारत के संदर्भ में नहीं, कर भारत के संदर्भ में। देखेंगे वॉन थ्यूनेन एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। एक जर्मन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1926 में यह अपना सिद्धांत दिया। कृषि अवस्थिति संबंधी यह सिद्धांत 1926 में दिया। इनकी एक पुस्तक आती थी, द आइसोलेट स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट, द आइसोलेटेड स्टेट नामक पुस्तक इनकी छपी। इस पुस्तक में उन्होंने कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया। कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया। इनका सिद्धांत जो था एडम स्मिथ के कुछ कार्यों पर या कुछ इनके जागीर जो थी के अनुभव पर इन्होंने अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया क्या? अपने सिद्धांत में बताया कि कोई भी फसल वहीं लगाना चाहिए जहां वह अधिक लाभ दे सके, और प्रतिस्पर्धी जो है एग्रीकल्चर है उसको स्थानांतरित कर देना चाहिए जहां वह अधिक लाभ देने की संभावना है। माने इनका सिद्धांत लाभ पर आधारित है कि वही फसल वहां उपजाना चाहिए कि जहां अधिक लाभ दे सके। कम लाभ देने वाली फसल को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देना चाहिए जहां वो अधिक लाभ दे सके। तो आज के समय में ऐसा होता है जी, तो अधिक लाभ के लिए थोड़े ही किसान फसल को उत्पादन करते हैं। बहुत से ऐसे किसान जीवन निर्वाह के लिए ही करते हैं। यही चीज है। तो भारत में सटीक बैठेगा नहीं। इनका सिद्धांत संकेंद्रीय वलय पर आधारित था कि कृषि कार्य जो होता है कई वलय पर होता है, नगर बसता है और नगर के चारों तरफ कैसे कैसे होता है। एक पेटी बनाया इन्होंने, 5 पेटी बताया। ठीक है, इनका सिद्धांत 5 पेटी, लेकिन अपने सिद्धांत को 2 मॉडल में बताया, एक सैद्धांतिक मॉडल, एक व्यवहारिक मॉडल दिया इन्होंने। तो देखेंगे इनके सिद्धांत जो है कई मान्यताओं पर आधारित है। क्या मान्यताएं हैं देखेंगे। इनके सिद्धांत कई मान्यताओं पर आधारित है। पहला, एकाकी प्रदेश हो, एकाकी या एकल प्रदेश हो, वह भाग एकाकी प्रदेश हो जिसमें केवल एक नगर हो तथा उसके चारों ओर कृषि क्षेत्र हो। जिसमें केवल एक नगर हो तथा उसके चारों ओर कृषि प्रदेश हो या कृषि कार्य होता हो चारों। ऐसा मान लीजिए ये नगर है, ये एकाकी प्रदेश हो गया, एक नगर हो गया। और नगर के जिसमें केवल एक नगर हो अथवा उसके नगर के चारों ओर कृषि कार्य होता। ऐसा तो पाया जाता है, भारत में दोनों पेटी पाया जाता है। लेकिन इन्होंने 5 पेटी का जो बात किया, आज के तकनीकी युग में 5 पेटी नहीं पाई जाती है।
क्योंकि दूसरी पहली पेटी में इन्होंने दूध, फल, सब्जी बताया, ये नगर बताया, लेकिन दूसरी में क्या बताया इन्होंने? लकड़ी जलावन के लिए, क्योंकि उसके लिए उस समय की मांग थी। लेकिन आज जलावन की लकड़ी की जरूरत है नहीं, आज गैस हो गया है, तेल हो गया है, तो इनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई। दूसरा देखेंगे, भौगोलिक कारक, धरातल, जलवायु। भौगोलिक कारक, धरातल, जलवायु, मिट्टी में समरूपता हो, मिट्टी में समरूपता, इसकी आलोचनाएं की जाती है कि आज के समय में भौगोलिक जो देखेंगे, धरातल और जलवायु सब जगह कभी भी एक समान होता है? नहीं होता है। अब बिहार को ही देखिए, एक जिला को ही ले लीजिए, पटना का ही है, देखेंगे पटना में ही कई जगह की जलवायु, मिट्टी जलवायु देखोगी, लेकिन मिट्टी भिन्न हो जाती है। तो ये सब में एक समरूपता होना मुश्किल है। तीसरा, कृषक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, कृषक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो, ये भी नहीं है। सब कृषक चाहता है कि खाली लाभे मिले, जीवन निर्वाह के लिए भी कृषि करता है, जो आज के समय में नहीं देखा जाएगा। तथा नगर में मांग के अनुरूप फसलों के किस्मों में फेरबदल करने में सक्षम हो, तथा नगर में मांग के अनुरूप फसलों को बदलने में, फसलों के किस्मों के फेरबदल करने में सक्षम हो, यानी इच्छुक हो, तथा नगर में मांग के अनुरूप फसलों के किस्मों के फेरबदल करने में सक्षम हो, इन्होंने मान्यता दिया। चौथी मान्यता इसने दिया, संपूर्ण बिलक प्रदेश में एक ही प्रकार के परिवहन साधन हो, एक ही प्रकार का परिवहन साधन हो। जब ये सिद्धांत दिया तो उस समय घोड़ा गाड़ी तथा नदी, नाव द्वारा, यही साधन थे। ये भी आलोचना होती है कि आज के समय में घोड़ा गाड़ी और नदी की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। नदी इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए कि नदी से तेजी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम लगेगा। लेकिन आज जो है रेल मार्ग हो जाने से, पूरे मोटर गाड़ी हो जाने से, बस ट्रक हो जाने से और रेफ्रिजरेटर हो जाने से कहीं से कहीं सब्जी को पहुंचाया जा सकता है, दूध को पहुंचाया जा सकता है। तो इसकी जरूरत क्या है? घोड़ा गाड़ी विलुप्त हो चुका है। तो ये तो सिद्धांत दिया, उस समय कौन रूप दिया? तो कोई जरूरी नहीं है कि हर समय यह इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, इससे जरूरी नहीं है जी। जाहिर सी बात है, जिसकी आवश्यकता एक समय हम लोग मिट्टी के घर में भी रहा करते थे, तो अब उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। अब समय की मांग है कि मिट्टी के घर में रहा जाए नहीं। हाँ, पांचवा देखें, इसका देखेंगे, इसे पांचवा दे रहा है क्या कि परिवहन व्यय दूरी तथा भार के अनुपात में बढ़ता हो। परिवहन व्यय दूरी तथा भार के अनुपात में बढ़ता है।
बढ़ता है। कह रहा है कि परिवहन व्यय जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा दूरी और भार के अनुरूप बढ़ता है। आज भी है, लेकिन इसकी भी आलोचना होती है कि अब पहले परिवहन का साधन ये था, आज परिवहन के साधन दूसरा हो गया है। देख रहे हैं ना, तो इसकी भी आलोचना हम करेंगे। तो ये जो है जो मान्यताएं हैं इसकी आलोचनाएं भी है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर बॉन थ्यूने ने दो परिकल्पनाएं विकसित की। यही लिख देते हैं। उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर बॉन थ्यूनेन ने या इन्होंने दो परिकल्पनाएं दी। पहली परिकल्पना है कि बाजार से बढ़ती हुई दूरी के साथ साथ, देखेंगे बाजार से बढ़ती दूरी के साथ साथ भू उपयोग की गहनता में कमी आ जाती है। बाजार से बढ़ती दूरी के साथ साथ भू उपयोग की गहनता में कमी आ जाती है। गहनता में कमी आ जाती है। देखेंगे बाजार है, मान लीजिए बाजार है, तब बाजार से जैसे दूरी बढ़ेगी चारों तरफ ले लीजिए तो इसकी गहनता में कमी आ जाएगी। बाजार से बड़ी दूरी के साथ साथ भू उपयोग की गहनता में कमी, छोटे छोटे मकान हो जाएंगे, कृषि भूमि हो जाएंगे बड़े बड़े, तो ये इसमें जो है कमी आ जाएगी। दूसरा, बढ़ती दूरी के साथ साथ भू उपयोग में परिवर्तन होगा। बढ़ती दूरी के साथ साथ भू उपयोग में परिवर्तन होगा। देखें कैसे, जब इस बढ़ती शहर के देखेंगे, जैसे हम इसमें शहर है तो इसके इस पेटी में हम बढ़ते जाते हैं तो दूध फल सब्जी की खेती होती है, और जैसे हम जाते हैं तो ये कहते हैं कि जलावन की लकड़ी की कृषि होती है, और तब तीसरी पेटी में ये कह रहे हैं कि फसल का उत्पादन होगा, जो आगे हम बता रहे हैं इसको। अब इन दोनों परिकल्पनाओं के आधार पर बॉन थ्यूरेन ने अपना संकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया, माने कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया। इसको संकेंद्रीय वलय सिद्धांत भी कहते हैं, संकेंद्रीय वलय पेटी भी कहते हैं, पेटी सिद्धांत दिया। और इन्होंने बताया कि फसल जो है उत्पादन का, इन्होंने सिद्धांत में दो मॉडल दिया। एक व्यवहारिक मॉडल, पहला का नाम व्यवहारिक मॉडल, और दूसरा मॉडल दिया सैद्धांतिक मॉडल। एक व्यवहारिक मॉडल दिया और एक सैद्धांतिक मॉडल दिया इन्होंने। देखेंगे, एक को थ्योरेटिकल कहते हैं, एक को ऑपरेशनल कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम सैद्धांतिक मॉडल और व्यवहारिक मॉडल दोनों को बताते हैं। ठीक है, देखेंगे। और इसके लिए इन्होंने एक मैप दिया, पहले सैद्धांतिक लिख देते हैं तब व्यवहारिक।
सैद्धांतिक मॉडल और व्यवहारिक मॉडल। थियोरेटिकल मॉडल और ऑपरेशनल मॉडल देखेंगे। इसमें एक मॉडल बनाया, ये हो गया नगर हो गया, ये मॉडल भी है। देखेंगे उसमें ये 5 चीज बनाया, देखेंगे। एक गड़बड़ लिखा गया थोड़ा सा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। एक नगर हो गया। अब इसने 6 पेटी बताया, ठीक ना। देखेंगे ये तो हो गया आपका नगर, ये हो गया आपका नगर। अब इसके चारों तरफ फल सब्जी का कृषि लगेगा। तो एक चीज पहले, दूसरा मॉडल ये हो गया आपका क्या, सैद्धांतिक मॉडल। ये हो गया सैद्धांतिक मॉडल। दूसरा मॉडल व्यवहारिक मॉडल इसी में जोड़ कर दिया। बाद में व्यवहारिक मॉडल भी बताया। क्या है, एक नदी दिया इन्होंने, देखेंगे। इन्होंने बताया एक नदी है, परिवहन के लिए नदी जरूरी है। ये हो गया नदी, ये व्यवहारिक मॉडल दिया इन्होंने। यहां उपनगर, इसके बारे में बताएंगे क्या है ये उपनगर। अब देखेंगे कि सबसे पहले सैद्धांतिक मॉडल और व्यवहारिक मॉडल का मॉडल बना दिया। सैद्धांतिक मॉडल में क्या इन्होंने दिया, देखिए। पहला सैद्धांतिक मॉडल देखेंगे, इसमें पहला है फल सब्जी दूध की कृषि हो गया, दूध का उत्पादन। माने इसमें जो होगा, ये नगर है, इस नगर के, ये क्या है, नगर है। तो नगर के जो होगा, देखेंगे चारों तरफ क्या होगा, फल सब्जी दूध का उत्पादन होगा। कारण स्थानीय मांग है, स्थानीय मांग है शहर का, तुरंत बिक्री हो जाएगा। इसलिए वहां शहर के बाहर, नगर के बाहर जो है फल दूध सब्जी की कृषि होनी चाहिए। दूसरी पेटी में इन्होंने कहा कि जलावन की लकड़ी का उत्पादन होगा दूसरी पेटी में। क्यों? उस समय मांग थी, क्योंकि ईंधन के लिए लकड़ी का होना अनिवार्य था। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय वही रहेगा। आज ईंधन का परिवर्तन हो गया, क्योंकि 1926 में गैस नहीं था, आज गैस और तेल हो गया। तो देखेंगे जलावन की लकड़ी की मांग थी, जो हम आलोचना करेंगे। तीसरी देखेंगे खाद्यान्न कृषि, यानी चावल गेहूं दाल। तीसरी पेटी में खाद्यान्न कृषि होगी।
चौथी, फसल प्रति भूमि चरगाह, फसल प्रति चारागाह। देखेंगे चौथी पेटी में फसल का उत्पादन भी होगा, लेकिन कुछ प्रति भूमि और चारागाह भी छूट जाएंगे पशुओं को चराने के लिए। पांचवा, 3 खेती प्रणाली, 3 खेती प्रणाली। देखेंगे इसमें 3 खेती प्रणाली में इन्होंने कहा क्या कि 5वें पेटी में 3 खेती प्रणाली अर्थात उत्पादन, चारागाह तथा प्रतिभूमि। उत्पादन होगा, चारागाह भी होगा और प्रतिभूमि भी होगी। 6ठे पेटी में पशुपालन का कार्य होगा, पशुपालन। इन्होंने कहा दियर क्षेत्र हो जाता है शहर से, तो 6ठे पेटी में पशुपालन होगा, जिसकी आलोचना हम करेंगे क्या कि आज के समय में यहां भी जनसंख्या वृद्धि हो गई है और यहां भी फसल उत्पादन हो रहे हैं, सिर्फ पशुपालन ही नहीं होते हैं। तो आधुनिक युग में नहीं है। अब भारत के संदर्भ में क्या है कि 6.5 पेटी नहीं पाया जाता है, भारत में मात्र 2 ही पेटी पाई जाती है, 2 से 3। परमिला कुमार ने, मोहम्मद शफी ने, जगबीर सिंह ने इसका जो है अध्ययन किया और कहा कि भारत में जो है गंगा का अध्ययन किया, गंगा के बेल्ट का, जगबीर सिंह और मोहम्मद शफी ने, और परमिला कुमार ने किया क्या भोपाल नगर का। तो भोपाल नगर में उसने पाया क्या कि मात्र 2 ही पेटी भारत में पाई जाती है। तो इसकी प्रासंगिकता के बारे में बताया। अब देखेंगे ये तो 6 पेटी हो गया। अब इन्होंने इनका जो है ये मॉडल कौन था, सैद्धांतिक मॉडल। अब व्यवहारिक मॉडल, बाद में इन्होंने व्यवहारिक मॉडल भी दिया। व्यवहारिक मॉडल, ऑपरेशनल मॉडल, ये हो गया आपका सैद्धांतिक मॉडल, ये वाला व्यवहारिक मॉडल हो गया। देखेंगे व्यवहारिक मॉडल में संशोधन किया क्या, प्रथम संशोधन किया क्या संशोधन किया कि परिवहन के साधन के रूप में एक नदी होगी। देखिए सामने, एकदम सामने, परिवहन के साधन के रूप में एक नदी होगी। क्या होगी, एक नदी होगी। नदी सामने है आपके पास, नदी होगी जिसके परिवहन गति अधिक तीव्र होंगे। इसके परिवहन गति अधिक तीव्र होंगे क्योंकि नाव चलाना नदी में बड़ी आसान रहेगा, तीव्र होंगे तथा परिवहन व्यय भी कम होगा। जानते हैं कि नदी में परिवहन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होता है, कम होगा। इससे संकेंद्रीय वृत्त खंडों का स्वरूप बदलकर नदी के दोनों ओर हो जाएगा। ये जो संकेंद्रीय जो पेटी है नदी के दोनों ओर हो जाएगा कि दोनों ओर नदी के है, लैंड दोनों तरफ है, दोनों ओर हो जाएगा और समानांतर अथवा लंबवत खंड में होगा। समानांतर होगा और लंबवत खंड में होगा, जैसे वो बोले हैं उसी में है ये। अच्छा, दूसरा उन्होंने संशोधन किया क्या कि संकेंद्रीय क्षेत्र की बाह्य पेटी में देखने को मिलता है कि संकेंद्रीय क्षेत्र के बाह्य पेटी में देखने को मिलता है कि कुछ 1 या 2 पेटी वाले उपनगर का भी विकास हो जाता है। देखिए बाजार हम लोग जाते हैं शहर में, अब पटने में देखिए ना, चले जाइए तो बाहर में क्या क्या मिलेगा, बिहटा मिलेगा, उसके बाद भी देखिए पालीगंज मिलेगा। कई जगह छोटे छोटे जो है उपनगर विकसित हो जाते हैं और उनके भी 1 से 2 वलय हो जाते हैं। यही इन्होंने सिद्धांत में दिया और इन्होंने बताया। इस सिद्धांत के बाद में बॉन्थिन ने 6 भू उपयोग पेटियों का विश्लेषण करते हुए पाया कि सबसे पहले किसान उन्हीं फसलों का उत्पादन करता है जहां वो अधिक लाभ दे सके। जहां अधिक लाभ नहीं देगा वैसे फसल को वो छोड़ देता है या दूसरे फसल के लिए बोने के लिए तैयार हो जाता है। यही इन्होंने अपने मॉडल में दिया और इन्होंने इस मॉडल के लिए देखेंगे एक चीज दिया क्या कि एक सूत्र दिया। इसके लिए फसल से लाभ मिलना शुरू होता है। जैसे मान लीजिए कोई फसल बोया, मान लीजिए गेहूं बो दिया, तो इस फसल से जब तक लाभ मिल रहा है तब तक गेहूं का उत्पादन करता है।
लेकिन जो ही दूसरे फसल से लाभ मिलना शुरू हो जाता है पहले फसल को छोड़ देता है। मान लीजिए दाल बो दिया और दाल से अधिक लाभ मिलने लगा तो गेहूं छोड़ देगा, गेहूं छोड़ देगा। और इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया देखेंगे। एक सूत्र दिया और एक मैप दिया। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। उन्होंने एक सूत्र दिया, फॉर्मूला, सूत्र क्या दिया। एल आर बराबर वाई एम माइनस सी माइनस वाई टी डी। देखेंगे एल का अर्थ होता है एल आर बराबर स्थानीय लगान, वाई का अर्थ होता है प्रति व्यक्ति आय, एम का अर्थ होता है मार्केट, बाजार मूल्य, सी का अर्थ होता है उत्पादन लागत, वाई का अर्थ होता है उपज भार, टी का अर्थ होता है टी बराबर परिवहन मूल्य और डी का अर्थ होता है डी बराबर दूरी। समझ गए फॉर्मूला में। वाई प्रति व्यक्ति आय, यहां वाई उपज भार हो गया, इसका अर्थ यहां होता है प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने एक मॉडल दिया, संकेंद्रीय पेटी धारण की प्रक्रिया संबंधित इन्होंने एक मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया देखेंगे, समझेंगे। यहां बन जाएगा। इन्होंने एक मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया देखेंगे। ये मॉडल दिया, इसको ये मार्केट है या इसको संकेंद्रीय बाजार कहते हैं। ये बाजार हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये बाहर में एफ हो जाएगा। देखेंगे बनाते हैं। देखिए कटिंग है यहां, इससे मिल गया, मिला ना। तो ये हो गया मार्केट हो गया और इसको एक हम लिख देते हैं। दूसरा देखेंगे यहां से मिलाएंगे, मिला दिए। दूसरा, तीसरा यहां से मिला देंगे। चौथा यहां से मिला देंगे। पांचवा यहां से मिला दिए। छठा यहां से मिला दिए। मिल गया। अब देखें EF हो गया, ABCDEF, इधर से एक हो गया, 1
2 3 4 5 6 पेटी हो गया, 6 पेटी हो गया। ए बी सी डी ई एफ। अब देखेंगे क्या है इसमें। जीरो जो है वो जिसको कहिए जीरो कहिए, वो लिख दे कहाँ, ये लिखते ओ बराबर केंद्रीय बाजार, ये केंद्रीय बाजार हो गया, ये आपका ओ बाजार हो गया। और ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ बराबर हो जाएगा वास्तविक लगान के बिंदु, वास्तविक लगान के बिंदु हो गया। ए बी सी डी, ये क्या है, वास्तविक लगान के बिंदु, यानी कितना लगेगा, क्या मूल्य, फसल को उत्पादन करने में यह लागत कितना आएगा। देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर हो जाएगा बलय पेटी, ये बलय पेटी हो गया। अब देखेंगे कि ये हो गया वास्तविक लगान, वास्तविक लगान। और ये हो गया आपका, देखेंगे दूरी, ये दूरी हो गई, ये वास्तविक लगान हो गया, ये दूरी हो गई। इधर से प्रदर्शित कर रहा है ये दूरी, और ये कर रहा है क्या, वास्तविक लगान को प्रदर्शित कर रहा है, ये दूरी बता रहा है। तो ये हो गया, इन्होंने मॉडल दिया। अब आप देखेंगे इनके मॉडल जो है आज वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता बहुत कम है। ब्रिटेन वगैरह में थोड़ा उस समय दिया तो उस समय मॉडल 1 2 पेटी देखी जाती थी, लेकिन आज के समय में इनकी प्रासंगिकता एकदम कम, क्योंकि ऐसे पेटी नहीं देखा जाता है। प्रमीला कुमार ने भोपाल नगर का, भारत के संदर्भ में प्रमीला कुमार ने भोपाल नगर का अध्ययन किया और पाया कि यहां 2 पेटियां पाई जाती है। एक नगर हो गया, नगर के चारों तरफ कृषि होती है, 2 ही पेटी यहां। जबकि मोहम्मद शफी और उजागर सिंह ने गंगा के मैदान का अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि भारत में मात्र 3 पेटियां पाई जाती हैं। इसलिए सभी पेटियों की प्रासंगिकता भारत में नहीं है, ऐसे आज के समय में नहीं पाया जाता है। आज के समय में जो देखेंगे कि ऐसा एकल प्रदेश भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और भौगोलिक कारक, धरातल, जलवायु, मिट्टी हर जगह समान नहीं होगा। कृषक सिर्फ अधिकतम लाभ के लिए ही इच्छुक नहीं होते हैं, जीवन निर्वाह के लिए भी कृषि करते हैं। एक ही प्रकार की परिवहन साधन घोड़ा गाड़ी तथा नदी आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। ना घोड़ा गाड़ी है, नदी तो है, लेकिन कोई जरूरी उसका नहीं है कि नदी पर बड़े बड़े पुल भी बन गए हैं।